सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 में व्याकरण की पुस्तक अमोली का पाठ 17 विराम चिन्ह करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालेंगे अमोली, जिसका पाठ 17 निकालेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह निकाल लिया सबने? हाँ जी। विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि वाक्य में विराम देना, अर्थात थोड़ी देर के लिए रुकना। और जब हम वाक्यों में रुकते हैं तो रुकते समय हमें जो है एक चिन्ह का, एक निशान का प्रयोग करते हैं, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह भाषा को क्या होता है? विराम चिन्ह का क्या काम है भाषा में? विराम चिन्ह का कार्य है भाषा को सरल बनाना। तो विराम चिन्ह जो है वह भाषा को सरल बनाते हैं, जिससे अर्थ समझने में आसानी होती है, जिससे हमें उसका अर्थ समझने में आसानी होती है। इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे। इनमें अलग अलग विराम चिन्ह लगाने पर इनके अर्थ बदलते जा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, तुम आज आई हो। तुम क्या आई हो? आज आई हो। और तुम आज आओगी। तुम कब आओगी? तो उसमें हम पीछे क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब देखेंगे विराम चिन्ह, प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। जैसे पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम। अभी मैं बताऊंगी पूर्ण विराम कैसे लगता है और अल्प विराम कैसे लगता है। और अर्थ विराम, अर्थ विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। विराम चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मयादि सूचक चिन्ह। उपविराम, किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ना कि उपविराम क्या होता है। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह। ठीक है, ये हमारे 9 प्रकार के हो गए हैं। और अब मैं और बता रही हूँ, 10वां लिखेंगे कोष्टक चिन्ह, जिसको आप इंग्लिश में ब्रैकेट भी कहते हैं, कोष्टक चिन्ह। उसके बाद उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, यानी कि 12 प्रकार के जो हैं वह विराम चिन्ह होते हैं। फिर से एक बार बोल रही हूं, सबसे पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उपविराम चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और लाघव चिन्ह। ठीक है, हमने सबसे पहला हमारा था पूर्ण विराम। पूर्ण विराम होता है कि जब वाक्य का अंत होता है, जब वाक्य समाप्त होता है, राम घूमने गया है। अब ये वाक्य हमारा समाप्त हो गया तो उसके बाद हम एक वन की तरह एक डंडी डालते हैं, वह हमारा वाक्य की समाप्ति के बाद यह पूर्ण होता है। तो इसे हम कहेंगे पूर्ण विराम। मतलब पूर्ण विराम मतलब वाक्य का अंत हो गया, वाक्य का विराम हो गया। अब दूसरा है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह जिसे आप इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। तो अल्प विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि जब हम वाक्य को बोलते हैं, बोलने के बाद अल्प विराम मतलब थोड़ी सी देर के लिए हम रुकते हैं, तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं, जिसमें हम कॉमा लगाते हैं। जैसे एक वाक्य में बताती हूँ, जो परिश्रम करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। अब जैसे मैंने बोला था जो परिश्रम करते हैं, हमें एक साथ नहीं बोलूंगी, जो परिश्रम करते हैं उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। क्या ये वाक्य आपको अटपटा लगेगा ना? सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम थोड़ी सी देर के लिए
दो वाक्य हैं इसके अंदर। उसके पहले वाक्य के बाद हम थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं, जैसे जो परिश्रम करते हैं उन्हीं को सफलता प्राप्त होती है। जो परिश्रम करते हैं के बाद हमने एक छोटा सा अल्प विराम लगाया, पूर्ण विराम नहीं लगाया क्योंकि अभी हमारा वाक्य अधूरा है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण आपको बताती हूँ। वह जो सामने खड़ा है मेरा बेटा है। अब इसके अंदर 3 वाक्य हैं। वह जो सामने खड़ा है वह मेरा बेटा है। तो इसमें हमने 2 अल्प विराम लगाए, मतलब 2 बार हम थोड़ी सी देर के लिए रुके तो हमने अल्प विराम कॉमा लगाया। अब तीसरा हमारा जो होता है वह है अर्ध विराम। जब हम पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकते हैं, जैसे पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से जब हम कुछ थोड़ी देर अधिक रुकते हैं तो हम उसे अर्ध विराम कहते हैं। उसमें क्या होता है, हम अभी मैं बताती हूँ आपको। जब बेबी सो जाती है मैं भी सोने लगती हूँ। अब इसमें अल्प विराम में हम क्या करेंगे कि जब बेबी सो जाती है, हम इसके बाद रुके हैं तो पहले ऊपर एक बिंदी लगाते हैं और नीचे हम कॉमा लगा देते हैं, अल्प विराम लगा देते हैं। एक छोटी सी बिंदी लगाएंगे और फिर उसी के ठीक नीचे हम एक अल्प विराम लगाएंगे। तो इसमें हमने थोड़ा अधिक देर रुके। पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा रुकते हैं तो उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम में भी 2 वाक्य होते हैं। उसमें हम एक वाक्य बोलने के बाद ऊपर थोड़ी सी बिंदी लगाएंगे और उसके नीचे हम एक छोटा सा अल्प विराम लगाएंगे और तब हम बोलेंगे वे भी सोने लगती है। आगे समझ में। अब हमारा चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आप क्वेश्चन मार्क जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तुम क्या खा रहे हो, तुम कब घूमने जाओगे, तुमने अपना काम पूरा कर लिया, लेने के बाद जो हम अल्प विराम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं वह जो है आप सबने अपने इंग्लिश में भी और हिंदी में भी देखा होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं और हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारा आ जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में जैसे ओह, यह क्या हो गया, ओ के बाद हम थोड़ी सी देर के लिए रुके हैं तो उसमें हम एक डालेंगे, एक का डंडा डालेंगे और उसके नीचे छोटी सी बिंदी लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, जैसे अरे मनीषा पास हो गई, अरे तुम कब आ गए, सावधान आगे गहरा गड्ढा है। तो जैसे आदि शब्दों का हम प्रयोग करेंगे तो हम एक छोटा सा डंडा डालते हैं, उसके बाद उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं तो ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाता है। अब हमारा 6ठे नंबर पर आ जाता है उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह में हम क्या करते हैं कि 2 बिंदी लगाते हैं। जैसे हमने वाक्य बोला, किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। किसी बात को जब हम अलग दिखाते हैं तो हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा ध्येय प्रकृति की रक्षा। तो हमारा ध्येय के बाद हमने जो है थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं और रुकने का होता है किसी बात को अलग करके दिखाया। हमारा ध्येय एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या होगी, प्रकृति की रक्षा करना। तो हमने हमारा ध्येय प्रकृति की रक्षा करना, हमारा ध्येय के बाद हमने 2 बिंदी लगाई है, फिर उसके बाद हमने बोला है प्रकृति की रक्षा करना। ठीक है, अब हमारा 7वें नंबर आता है योजक चिन्ह। जैसे हम योजक चिन्ह में हम क्या करते हैं, 2 युग्म शब्द होते हैं, मतलब 2 शब्द होते हैं, आगे पीछे, उल्टा सीधा, नया पुराना, माता पिता, भाई बहन। तो जब भाई बहन उसके बीच में हम एक भाई के बाद हम एक सीधी सी लाइन डालते हैं और फिर बहन लिखते हैं। तो भाई बहन, ऊपर नीचे है, आगे पीछे, थोड़ा थोड़ा। तो ये 2 युग्म के एक युग्म के शब्द होते हैं, एक जैसे शब्द होते हैं, तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद हमारा आता है निर्देशक चिन्ह। जब हम किसी को निर्देश देते हैं, क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। अंकिता तुम आज ये काम कर लेना,
अब हमने अंकिता के बाद हमने जो है क्या करा, अंकिता को हमने निर्देश दिया है, हमने किसी को कहा है, जैसे मैं कहूं बच्चों अपना काम पूरा कर लो, तो बच्चों के बाद हमने थोड़ी सी देर के लिए हम जो है ना क्या किया, हमने निर्देश दिया है, मैंने आपको निर्देश दिया बच्चों अपना काम पूरा कर लो। तो बच्चों के बाद हम एक योजक चिन्ह की तरह एक सीधी लाइन डालते हैं और बीच में, और फिर उसके बाद कहूंगी बच्चों अपना काम पूरा कर लो, मैंने आपको निर्देश दिया, आपको आज्ञा दी है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। अब चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है विवरण चिन्ह। अब हम जब किसी भी चीज की कोई सूचना, निर्देश आदि देने के लिए हम विवरण चिन्ह लगाते हैं। किसके लिए, किसी को कोई सूचना देनी हो, कोई खबर देनी हो, किसी को कोई निर्देश देना हो, तो उसके लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले 2 बिंदी लगाते हैं और फिर बिंदी के साथ में एक सीधी लाइन डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, विवरण चिन्ह। जैसे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इंटरनेट के निम्नलिखित लाभ हैं, इंटरनेट के निम्नलिखित लाभ हैं, ये लिखने के बाद हम 2 बिंदी है के बाद हम 2 बिंदी लगाएंगे और बिंदी के साथ में ही हम एक सीधी छोटी सी लाइन डाल देंगे, ठीक है। तो वह हमारा हो जाता है विवरण, मतलब हमने उसके बारे में बताया। अब हमारा 10वें नंबर पर आ जाता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं, हम कुछ बातें अपनी ब्रैकेट में कहते हैं ना, जैसे क, ख, ग, तो हमने ये लिखना हुआ तो क अलग लिखा, तो क को ब्रैकेट में डाल दिया, कोष्टक में डाल दिया, ठीक है, वो कोष्टक चिन्ह हो जाता है। जब स्पष्ट अर्थ करने के लिए या क्रम सूचक मतलब गिनती के लिए हम 1 2 3 ना लिखे, हिंदी में हम क ख ग प्रश्न लिखते हैं ना, प्रश्न क, प्रश्न ख, प्रश्न ग, तो क प्रश्न, प्रश्न के बाद हम क के बाद हम कोष्टक लगा देते हैं, मतलब कि समाप्त हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा उद्धरण चिन्ह। जब हम किसी की बात को कहते हैं, जैसे मैं कहूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसके कहे शब्द हैं, नेताजी के कहे शब्द हैं, तो इनके शब्दों को हम किस में रखेंगे, उद्धरण चिन्ह में रखेंगे, मतलब जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। साइड में ऊपर जो है ना वाक्य तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसी की कही हुई बात को जब हम कहते हैं तो उसमें हम उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। उद्धरण चिन्ह एक गहरा भी होता है, एक भी होता है और 2 भी होते हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में का अर्थ है किसी शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है। डॉक्टर, अब डॉक्टर लाघव मतलब हमने किसी की बात को थोड़े में कहा है, जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम पूरा डॉक्टर नहीं लिखेंगे, डा लिख के और गोला डाल देंगे। मास्टर, मास्टर में हम पूरा मास्टर ना लिख के माँ लिख के और छोटा सा गोला डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, किसको, उसको हम कहेंगे लाघव चिन्ह। हम पूरा नाम ना लेकर हम जो है उसका क्या लिख देंगे, डॉक्टर में डा लिखकर और गोला डाल देंगे छोटा सा, तो वो क्या हो जाएगा, लाघव चिन्ह। समझ आ गया आप सबको। तो मैंने आज आपको यह बताया कि हमारे हिंदी साहित्य में, हमारे हिंदी जगत में व्याकरण के विभाग में विराम चिन्ह किस प्रकार से लगाए जाते हैं, और ये विराम चिन्ह जो है 12 प्रकार के होते हैं। मैं आपको अगली क्लास में आपको ब्लैक बोर्ड पर समझा के सारे चिन्ह को एक बार समझाऊंगी। एक बार आप पेज नंबर 180 और 181 और 182 नंबर पेज को पढ़ लेंगे, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ताकि अगली क्लास में हम जब इनके चिन्ह मैं आपको बताऊंगी, अभी तो मैंने आपको मौखिक रूप में बताया, अब मैं लिखित रूप में आपको इनके चिन्ह बताऊं, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा, सब बच्चे पाठ को पढ़ेंगे एक बार।